Assalamu alaikum students, my name is Arslan Khan and welcome to my YouTube channel by with Arslan. Today we will discuss first year chapter number 3 which is the enzyme. In this chapter we will discuss the topic catalysis. What is catalysis? Catalysis is also called the modes of action or mechanisms of action of enzymes. कि हमारे पास enzymes के काम करने का तरीका कैसा होता है उसको देखना है हमने. ये हमारे पास जो है वो हमारा टॉपिक है, उसी को कैटालाइसिस हम कह रहे होते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन को ही हम जो है वो बोल रहे होते हैं जी. हमारे पास क्या कैटालाइसिस. अब कैटालाइसिस क्या है जी, वो कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कैटालाइसिस स्टार्ट करने से पहले हम अपने तकरीबन हर लेक्चर में जो है वो बयान कर रहे हैं कि हमारे पास असल में होता क्या है. एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं और वो प्रोटीन के बने होते हैं, और वो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड होते हैं और अमाइनो एसिड स्पेसिफिक टाइप के होते हैं. उनमें उनकी नंबर जो है वो स्पेसिफिक होंगे, उनमें उनकी अरेंजमेंट स्पेसिफिक होगी, उनके अंदर जो है उनकी टाइप्स जो है वो स्पेसिफिक होंगी, और वही हर एंजाइम को स्पेसिफिसिटी दे रहे होते हैं. जो इससे पहला लेक्चर था, ये लेक्चर नंबर 4 है. इससे पहला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस किए थे, और उसमें मैंने एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी के बारे में बताया था कि हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है. तो उसी टाइप से वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर शेप, साइज एंड फंक्शन. एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं अपनी शेप के लिहाज से, साइज के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से. अब ये है कि एंजाइम्स का काम होता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना. यहां पे ये कैसे काम करेंगे कि वो कह रहे हैं कि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट मिलता है यहां पे और बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. दे ऑलवेज कंबाइन विद इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, कि वो अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ मिलते हैं जी और मिल के बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसको ES कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है. दिस ES कॉम्प्लेक्स लेटर चेंज इनटू प्रोडक्ट्स. और ये ES पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ, और जब स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ वो मिक्सअप हो जाएगा, मिल जाएगा, उसके बाद फिर वो चेंज होता है आगे प्रोडक्ट में. एंजाइम्स हमेशा का हमेशा वैसे ही रहता है जैसे वो होता है. जैसे यहाँ पे जो है वो हमने डायग्राम में बताया जी, ये डायग्रामेटिकली मैकेनिज्म समझाने की कोशिश की है जी कि हमारे पास ये एंजाइम है जिसको हमने E से एलैबोरेट किया है, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है जिसको हमने S से जो है वो एलैबोरेट किया है. ये दोनों मिक्सअप होते हैं तो हमारे पास बनता है यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विच इज आल्सो कॉल्ड ES कॉम्प्लेक्स. और ये उसके बाद चेंज होते हैं, यहाँ पे कैटालाइसिस होती है. ये है हमारे पास असल में कैटालाइजेशन, कि होता गया कि एंजाइम जैसा था वैसे के वैसा रह गया और साथ जो है वो हमारे पास जो है वो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए. ये था कि हमारे पास ओवरऑल मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, की एंजाइम किस तरह से काम करते हैं. नाउ वी कैन डिस्कस द आवर सेकंड टॉपिक विच इज द एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन. अब होता पता क्या है, दुनिया में सारे के सारे काम जो है वो एक एंजाइम नहीं करता, या कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो सिर्फ सिंगल एंजाइम कभी भी जो है वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाता. उसके लिए डिफरेंट एंजाइम्स की चेन की जरूरत होती है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है. यहाँ पे कोवर्किंग ऑफ एंजाइम शो होती है, और उस कोवर्किंग ऑफ एंजाइम को हम कह रहे होते हैं एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन. यहाँ पे वही बात लिखी गई है कि जी हमारे पास वो कह रहा है कि इन सर्टेन केसेस एंजाइम वर्क्स इन अ चेन, कि कुछ केसेस ऐसी हैं जिसमें एंजाइम जो है वर्क कर रहे होते हैं चेन फॉर्मेशन बना के, कि पहले एक एंजाइम एक्ट करता है, फिर दूसरा करता है, फिर तीसरा करता है, फिर चौथा करता है. जैसे डाइजेशन की बात कर लें, हमारे पास माउथ में अलग एंजाइम एक्ट कर रहे होते हैं, फिर स्टमक में अलग एंजाइम एक्ट करते हैं, फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग से एंजाइम एक्ट करते हैं. तो ये चेन पूरी बनती है, फिर जाके हमारे पास कंप्लीट डाइजेशन हो रही होती है. अब इस एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन के रिजल्ट में एंड पे जाके फाइनल प्रोडक्ट बनता है जो यहाँ पे हमने बनाया. तो यहाँ पे वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, इन दिस चेन वन एंजाइम हैंड्स ओवर इट्स प्रोडक्ट टू द अदर. कि चेन पूरी बनती है ना, तो जो सबसे पहला एंजाइम होता है जो इनिशियल सबस्ट्रेट को लेता है वो अपनी प्रोडक्ट को दूसरे एंजाइम को दे देता है, दूसरा एंजाइम अपनी प्रोडक्ट तीसरे एंजाइम को दे देता है, तीसरा एंजाइम जो है वो अपनी प्रोडक्ट आगे ट्रांसफर करता जाएगा, और जब तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनती तब तक ये चेन चलती रहती है. इसको हमने यहाँ पे एलैबोरेट किया जी किस तरह से, कि ये हमारे पास सबस्ट्रेट है जी A, ये हमारे पास उसकी प्रोडक्ट है जी B, फिर प्रोडक्ट है C, फिर इसी तरह प्रोडक्ट है D, फिर इसी तरह लास्ट और फाइनल प्रोडक्ट है हमारे पास E. A को हमने कहा कि इनिशियल सबस्ट्रेट है जी. अब इनिशियल सबस्ट्रेट पे एंजाइम 1 E1 मैंने लिखा है, एंजाइम 1 एक्ट करता है तो ये इसको चेंज करता है B में. B प्रोडक्ट है एंजाइम 1 की, ठीक है, और ये आगे इस पे एंजाइम 2 एक्ट करेगा तो इसको कन्वर्ट कर देगा C प्रोडक्ट में.
फिर E3 जो है वो C प्रोडक्ट पे एक्ट करेगा तो वो आगे ले जाएगा इसको D प्रोडक्ट में। फिर E4 जो है वो D पे एक्ट करेगा तो वो आगे ले जाएगा किसमें, E में। E इज द फाइनल एंड लास्ट प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एंजाइम की चेन E1 E2 E3 E4 ये कंप्लीट एंजाइम्स की चेन बनी, इसको हम कहते हैं एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन। अब आते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, जो इसी के अंदर तीसरा टॉपिक है, वो क्या है जी, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। कि एंजाइम्स की जो है वो एंजाइम के साथ इंटरेक्शन होती है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में जरा इनको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। मैंने उसमें डिस्कवरी ऑफ एंजाइम में दो साइंटिस्ट की बात की। द फर्स्ट वन इज द एमिल फिशर एंड द सेकंड वन इज द कोशलैंड। द फर्स्ट वन इज द एमिल फिशर एंड द सेकंड वन इज द कोशलैंड। एमिल फिशर ने भी एंजाइम टू एंजाइम इंटरेक्शन के बारे में अपना मॉडल दिया था, और कोशलैंड ने भी अपने जो है वो एंजाइम टू सबस्ट्रेट इंटरेक्शन के बारे में अपना मॉडल दिया था। ये मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था एंजाइम वाला उसमें डिस्कस किया था जी। अब हमारे पास एमिल फिशर ने लॉक एंड की मॉडल दिया था जी 1890 में। 1890 में इसने अपना मॉडल दिया था कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्शन कैसे करते हैं। उसमें उसने कहा कि एक्टिव साइट जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है। उसकी स्टेटमेंट दी, ये जो ब्लू में मैंने लिखा है, इट्स द स्टेटमेंट ऑफ एमिल फिशर अबाउट लॉक एंड की मॉडल। उसने कहा था कि जैसे एक स्पेसिफिक लॉक जो है वो एक स्पेसिफिक की के साथ ही खुलता है, हमारे पास एक स्पेसिफिक लॉक हमेशा एक स्पेसिफिक की के साथ ही ओपन हो सकता है। इसी तरह उसने कहा कि हमारे पास क्या है कि एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है बस। इसके मुताबिक वो कह रहा था कि एक्टिव साइट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, एक्टिव साइट बड़ा हार्ड सख्त किस्म का स्ट्रक्चर है, एंड ट्रांसफॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। और सिर्फ एक ही किस्म का जो है वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। एक से ज्यादा टाइप के कभी भी सबस्ट्रेट को जो है वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर पाता, क्योंकि वो रिजिड स्ट्रक्चर है और जैसी उसकी शेप होगी वैसा ही वो काम करेगा। यहां पे लॉक एंड की मॉडल में जो एक्टिव साइट है वो ऐसे टेम्पलेट काम, टेम्पलेट कहते हैं ढांचे को, सांचे को, किसी भी चीज का सांचा जो चेंज नहीं होता उसमें वैसी चीज फिट हो सकती है। तो यहां पे वो कह रहा है कि लॉक एंड की मॉडल में हमारे पास जो है वो एक्टिव साइट एक्ट कर रही होती है। ये वाली यहां पे मैंने एंजाइम में बनाई है, ये एक्टिव साइट है, ये हमेशा से एक्ट करेगी एज ए टेम्पलेट, सांचे के तौर पे, जो कभी तब्दील नहीं होगी। उस सांचे में जैसा वो उसका शेप वाला सबस्ट्रेट आएगा वही फिट होगा। देयर इज नो मॉडिफिकेशन ऑन फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्टिव साइट। ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसलिए ये मॉडिफाइड भी नहीं होती। मतलब एक्टिव साइट अपनी शक्ल, अपनी शेप कभी भी चेंज नहीं कर पाती। ठीक है, ये वैसे लॉक एंड की मॉडल रिजेक्ट हो गया था, ये लॉन्ग टर्म तक अपना जो है वो व्यू नहीं रख सका, इसको ज्यादातर तक ऑथेंटिक जो है वो नहीं माना गया। यहाँ पे मैंने इसको डायग्रामेटिकली जो है वो शो करने की कोशिश की है कि हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम में ये एक्टिव साइट शो की है, और ये है हमारे पास सारे के सारे सबस्ट्रेट, दीज आर सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है नहीं। ठीक है, अब होता क्या है कि सबस्ट्रेट हमारे पास तीन शेप्स के हैं। ये एक्टिव साइट की शेप को पहले जरा, इसके जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो स्पेसिफिक शेप है, इसको जरा गौर से देख लें। इसमें ये तीन हमारे पास चॉइसेस हैं सबस्ट्रेट की, सबस्ट्रेट की तीन चॉइसेस हैं। इनमें से कौन सा फिट हो सकेगा जी, क्या ये फिट होगा, ये वाला फिट होगा, या ये वाला फिट होगा? उसने कहा था जैसी शेप होगी वैसा ही सबस्ट्रेट फिट हो सकता है। तो इस शेप के लिहाज से हमारे पास जो है वो सबस्ट्रेट फिट होगा, आई थिंक ये वाला, सिर्फ और सिर्फ ये वाला सबस्ट्रेट यहाँ पे फिट होगा, जो इसमें फिट होने के बाद बनाएगा यहाँ पे ES कॉम्प्लेक्स। बाकी दो रिजेक्ट हो जाएंगे, बाकी दो यहाँ पे फिट कभी भी नहीं होगी। ये था हमारे पास लॉक एंड की मॉडल। अब सेकंड है ये हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल भी जो है वो हमें दिया गया एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन में, कोशलैंड ने दिया था 1959 में। 1959 में ये तकरीबन हमारे पास 69 इयर्स के बाद रिव्यू हुआ, ये रिवाइज हुआ। ये वाला मॉडल इसको बाद में रिजेक्ट किया गया और इसको ऑथेंटिक अभी चल रहा है, इसी को ऑथेंटिक माना जाता है। इसके कोशलैंड के मुताबिक इसकी स्टेटमेंट क्या थी, वो कह रहा था कि एक्टिव साइट इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। यहाँ पे उसने कहा था कि रिजिड स्ट्रक्चर होता है। इधर इसने क्या बोला, इधर इसने बोल दिया कि ये क्या होता है कि हमारे पास फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। फ्लेक्सिबल चीज जो होती है वो लचकदार होती है, वो चेंज हो जाती है, उसको जिस शेप में ढालना चाहो ना उस शेप में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी वो क्या कह रहा है कि एक्टिव साइट इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड इट्स शेप चेंज अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। उसने कहा था कि एक्टिव साइट की शेप कभी भी चेंज नहीं होती, इसने कह दिया कि ये फ्लेक्सिबल होता है और एक्टिव साइट की शेप जो है वो चेंज हो सकती है, जैसा सबस्ट्रेट होगा वैसी की एक्टिव साइट की शेप बन जाएगी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि देयर इज अ मॉडिफिकेशन इन एक्टिव साइट।
कि एक्टिव साइट जाहिर बात है फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल चीज में मॉडिफिकेशन तो हो जाएगी, जैसा सबस्ट्रेट आगे फिट होना चाहेगा वैसा फिट हो जाएगा जी। ड्यू टू चेंज इन एक्टिव साइट एंजाइम वर्क्स एफिशिएंटली, और ये चीज जो है, ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है, ये एंजाइम्स की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है, एंजाइम्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देती है जी। हमारे पास एंजाइम्स की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। डिफरेंट वैरायटीज के सबस्ट्रेट आते हैं और उनको उसने कन्वर्ट कर देना होता है प्रोडक्ट में, वहां पे एक ही टाइप का जो है वो रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो सकता था, यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज बढ़ गई हैं जी। दिस मॉडल इज थ्रू आउट एक्सेप्टेबल, ये तब से लेके आज तक मुकम्मल तौर पे वो कह रहा है कि ये एक्सेप्टेबल है। लोगों ने इसको मान लिया कि एंजाइम इसी वे में वर्कआउट करते हैं, एंजाइम्स इसी वे में वर्कआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके मॉडल्स को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमारे पास क्या है जी, ये एंजाइम है, ठीक है। यहाँ पे सेम वही जो है हमने डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सबस्ट्रेट दी हैं, तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे तीनों बन जाएंगी कि ये सबस्ट्रेट भी जो है वो इस एक्टिव साइड पे आके लगेगा तो ये शेप बन जाएगी, अगर ये जो है वो सबस्ट्रेट आके यहाँ पे लगेगा तो ये शेप बन जाएगी, ये वाला सबस्ट्रेट यहाँ पे आके लगेगा तो ये वाली शेप बन जाएगी। तो तीनों पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, तीनों जो सबस्ट्रेट है वो इसमें फिट हो सकते हैं। क्यों फिट हो सकते हैं? क्योंकि हमने कहा कि ये वाली जो एक्टिव साइट है इसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। क्यों चेंज हो सकता है? ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास यहाँ पे टॉपिक हमारे, जिसमें कैटालाइसिस था, जिसमें एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन था, जिसमें हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ एंजाइम विद इट्स सबस्ट्रेट था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग दो मॉडल थे, एक है मिल फिशर का जो उसने 1890 में दिया और दूसरा कोशलैंड का जो उसने 1959 में दिया, ठीक है जी। ये है जी हमारा आज का टॉपिक। जाते हुए जी हमारे पास फिर से वही कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।